नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 6 नवंबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। आर्टिकल में अगर हम बात करें तो आज एक आर्मी का मेजर है जिसे भारत के राष्ट्रपति महोदया ने बर्खास्त कर दिया है, क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर होते हैं सेना के। तो उसको हम लोग देखेंगे क्या वो केस है, क्यों बर्खास्त किया गया है। इसके अलावा आज FATF के बारे में भी समझेंगे, क्योंकि ये भारत के इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है। साथ ही साथ में हम लोग OPEC के बारे में भी समझेंगे कि OPEC क्या है, किस प्रकार से काम करता है। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि BPSC के रिगार्डिंग सबसे बेस्ट कंटेंट उपलब्ध करवाते हैं हम। जब सबसे बेस्ट मैं बोलता हूं तो पूरी कोशिश करता हूं सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा कंटेंट दूं आपको मैं। अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना हो आंसर राइटिंग को लेकर या PDF को लेकर, न्यूज़पेपर का PDF नहीं, न्यूज़पेपर एनालिसिस का PDF, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक रहता है, वहाँ पर मैसेज कीजिए, आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा। आज का जो हेडलाइन है वो चुनाव से संबंधित है। किन किन राज्यों में चुनाव है भाई, तो आप मुझे बताइए कहाँ कहाँ पर है। राजस्थान में है, MP में है, छत्तीसगढ़ में है, और कहाँ है, तेलंगाना में है, और कहाँ पर है, तो मिजोरम में है। मिजोरम में चुनाव है। इन सभी राज्यों में चुनाव है। तो आप मुझे ये बताएंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूँ जिस दिन चुनाव का ऐलान किया गया था उसी दिन मैंने बता दिया था कि आज से आचार संहिता लागू हो गया इन राज्यों में। आचार संहिता लागू होने का क्या तात्पर्य होता है कि राज्य की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, राज्य का जो प्रशासन तंत्र होता है, वो उस पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का आधिपत्य हो जाता है। चुनाव आयोग अपने हिसाब से ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और अधिकारियों का अदल बदल करना, ये सब काम कौन करता है, तो चुनाव आयोग करता है। इसके बाद राज्य में कोई भी सरकार ना तो नई योजनाओं का ऐलान कर सकती है, ना तो नई तरह के स्कीम वगैरह का ऐलान कर सकती है। आपको मैंने ये बताया था कि क्रम में लगा लीजिएगा। राजस्थान में कितने विधानसभा सीटें हैं मैं बता भी चुका हूँ, आपको ये काम करना है अगर नहीं किया है तो। छत्तीसगढ़ में कितने हैं, MP में कितने हैं, मिजोरम में कितने हैं, और साथ ही साथ तेलंगाना में कितने हैं, ये आपको पता करना है और खुद से नोट डाउन करना है इसको। ओके, जिन जिन राज्यों में चुनाव है उनके बारे में ज़रा ध्यान से देख लीजिए, और ये भी देखिए साथ में कि क्या क्या वहाँ पर कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं, किसमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद की भी सीटें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल क्या है न्यूज़ कि राष्ट्रपति ने भारतीय सेना के एक मेजर की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। चर्चा में क्यों है? भारत के राष्ट्रपति ने सामरिक बल कमांड स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड इकाई में तैनात भारतीय सेना के एक मेजर को सैन्य जांच के बाद, कब से जांच चल रहा था, तो 2022 ईस्वी से जांच चल रहा था, गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा उल्लंघन, जो गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा उल्लंघन में शामिल होने के कारण बर्खास्त कर दिया गया है। किसको? तो एक आर्मी का मेजर था जो किस में तैनात था, तो स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, चिंता मत कीजिएगा। राष्ट्रपति ने उनकी सेवाओं को तुरंत समाप्त करने के लिए संविधान का अनुच्छेद 310 व अन्य प्रासंगिक शक्तियों के साथ साथ सेना अधिनियम 1950 के तहत अपने अधिकार का उपयोग किया। संविधान का अनुच्छेद 310 और सेना अधिनियम 1950 के तहत जो राष्ट्रपति महोदया को शक्ति मिली हुई है, उसके द्वारा उन्होंने क्या किया, आर्मी के मेजर को बर्खास्त किया है। इन पर जासूसी का आरोप था कि ये पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे। इनके पास से इलेक्ट्रॉनिक्स के जो गैजेट होते हैं वो भी बहुत सारे मिले, जिसके द्वारा ये सर्विलांस और जासूसी का काम कर रहे थे। ओके, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि सेना के मेजर के कार्यों और उनके बाद बर्खास्तगी में शामिल नैतिक चिंताएं क्या हैं। नैतिक उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं। मार्च 2022 में शुरू की गई एक सैन्य जांच में मेजर द्वारा की गई गलतियों, नैतिक उल्लंघन का खुलासा हुआ, जिसमें वर्गीकृत जानकारी साझा करना, संदिग्ध वित्तीय लेन देन, मतलब कि पैसे भी लिए, और सोशल मीडिया के माध्यम से एक पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटर के साथ संबंध होना शामिल था। इन पर इतने सारे गंभीर आरोप थे और उसकी पुष्टि भी हुई है जांच में। मेजर के पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व उनके दुर्लभ उपयोग पर गुप्त दस्तावेज मिलना भी सैन्य नियमों के खिलाफ था। इन कार्रवाइयों ने महत्वपूर्ण नैतिक चिंताएं उत्पन्न की हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे की स्थिति बन गई है। और ये इस बड़े ओहदे पर तैनात थे। स्ट्रेटजिक जो फोर्स होता है वो कोई सामान्य आर्मी का दल नहीं होता है, वो बहुत ही विशिष्ट होता है। उसमें ये तैनात थे और वहाँ पर इस तरह के जो संदिग्ध हरकतें हैं उसमें शामिल थे। ये राष्ट्रपति का अधिकार व कानूनी आधार क्या है, तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति ने सैन्य अधिनियम 1950 की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों व अन्य प्रासंगिक सक्षम शक्तियों के अनुसार मेजर की सेवाओं को तुरंत समाप्त करने का आदेश जारी किए। किसने? तो राष्ट्रपति महोदया ने। यह कार्रवाई स्थापित कानूनी प्रावधान के ढांचे के भीतर कार्यकारी प्राधिकार के प्रयोग को प्रदर्शित करती है। यह नैतिक मानकों को बनाए रखने व सैन्य अखंडता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है कि सेना में डिसिप्लिन ही सब कुछ होता है। अगर उसका उल्लंघन हुआ है, अगर किसी ने खुफिया जासूसी की है और हमारी जो गोपनीय जानकारी है वो किसी दुश्मन देश के साथ साझा किया है, सोशल मीडिया के थ्रू का मतलब होता है ऑनलाइन किसी
जो हैंडलर है उनके संपर्क में थी और वो पाकिस्तान से था या थी, जो भी हो सकता है। हनी ट्रैप भी इसको कहा जाता है। कई बार ऑनलाइन महिलाओं को इसलिए रखा जाता है जासूसी एजेंसियों के द्वारा कि वो क्या कर सकें कि वो जो दूसरे देश हैं उनके सैन्य अधिकारियों को, उनके जवानों को लुभाकर और भी कई सारे लुभावना देकर क्या कर सकें, उनसे जानकारी इकट्ठा कर सकें। इसको हनी ट्रैप कहा जाता है। जासूसी की दुनिया में सबसे पुराना हथकंडा यही है, हनी ट्रैप का। आज का नहीं है, बहुत ही पुराना है ये। व्यापक निहितार्थ और जारी जांच। सेवा समाप्ति के आदेश सशस्त्र बलों में नैतिक आचरण, अखंडता व राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्व प्रकाश डालते हैं। उल्लेखनीय कि सेना ने आचार संहिता के महत्व को बढ़ाने वाले इस समूह में उनकी सदस्यता संबंधित सोशल मीडिया नीति के उल्लंघन के लिए एक ब्रिगेडियर और एक लेफ्टिनेंट कर्नल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की है। यह मामला सुरक्षा के संभावित उल्लंघन व कर्तव्य निष्ठा की कमी को दूर करने में सेना की सतर्कता और सक्रियता पर जोर देती है। अगर आप एथिक्स का पेपर 4 देंगे यूपीएससी में तो उसमें भी आपको ये केस स्टडी में आप शामिल कर सकते हैं इसको। वर्गीकृत सैन्य जानकारी व खुफिया विरोधी चिंताओं की सुरक्षा के लिए चल रहे प्रयास सेना के लिए महत्वपूर्ण फोकस बने हुए हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जो आजकल हनी ट्रैप में फंस जाते हैं या जिन्होंने जानकारियाँ साझा की है। इससे पहले आपको पिछले साल का एक केस बताता हूँ। DRDO के साइंटिस्ट थे वो, और उनको पकड़ा गया मुंबई से। बहुत ही बड़े ओहदे पर थे DRDO में वो। DRDO जो देश के लिए सारे रक्षा इक्विपमेंट बनाती है उसके बहुत बड़े ओहदे पर थे और उन्होंने भी यही सब हरकतें की। उन्होंने भी हनी ट्रैप में फंसकर बहुत सारी जानकारियां साझा की थी और वो जो थे वो RSS से भी जुड़े हुए थे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि RSS खराब है, मैं ये कह रहा हूँ कि इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति जो इतने बड़े देश के संगठन से भी जुड़ा हुआ है, इतने बड़े संस्था में भी काम करता है, वो भी इतनी नीच हरकतों में शामिल था, उनको भी गिरफ्तार किया गया था पिछले साल। तो इस तरह की चीज़ें आए दिन आपको देखने को मिलेगा और ये चीज़ें घटना बढ़ती जा रही हैं। इसलिए एक कहीं ना कहीं ये भी होता है कि भाई सज़ा दिया जाए, बर्खास्त किया जाए, जिससे एक मैसेज भी जाए कि अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हो तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। अगला देखिए क्या है, सिविल सेवाओं से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309, 310 व 311। भारत के संविधान का भाग 14 संघ व राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 309 संसद व राज्य विधायिका को क्रमशः संघ या किसी राज्य के मामले के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें विनियमित करने का अधिकार देता है। किसको देता है? तो संसद व राज्य विधायिकाओं को क्रमशः देता है, अनुच्छेद 309। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। 310 के अनुसार जिसके तहत कार्रवाई की गई है, संविधान द्वारा प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर संघ में एक सिविल सेवक राष्ट्रपति की इच्छा से कार्य करता है और राज्य के अधीन एक सिविल सेवक उस राज्य के राज्यपाल की इच्छा से कार्य करता है। ये किससे बताया गया है? तो आर्टिकल 310 में बताया गया। राज्य में किसके तहत? तो राज्यपाल के तहत, और भारत में किसके तहत? तो केंद्र सरकार में तो राष्ट्रपति के तहत। अगर आप IAS वगैरह IPS बनते हैं तो आप भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपको नियुक्ति पत्र, उनका साइन रहता है उस पर। बर्खास्त भी आपको उन्हीं के द्वारा किया जाएगा और लिखा भी जाएगा कि इनके द्वारा, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही। ओके, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन यह सरकार की शक्ति निरपेक्ष नहीं है। अगला क्या है कि 311 कहता है कि अखिल भारतीय सेवा या राज्य सरकार किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपने अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त किया या हटाया नहीं जाएगा जिसने उसे नियुक्त किया था। ये भी कहाँ पर कहा गया? तो 311 में। 311(2) के अनुसार किसी भी सिविल सेवक को ऐसी जांच के बाद ही पदच्युत किया जाएगा या पद से हटाया जाएगा अथवा रैंक में अवनत किया जाएगा जिसमें अधिकारी को उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दी गई हो। ओके, मतलब किसी को ऐसे ही नहीं हटा सकते, आपको जांच वगैरह करना पड़ेगा और पहले से सूचना भी देना पड़ेगा कि आपके तहत जांच हो रही है आपके ऊपर। अगला 311(2) का अपवाद क्या है? इसमें एक व्यक्ति को उसके आचरण के आधार पर बर्खास्त पद से हटाया अथवा रैंक में कमी की जाती है जिसके कारण उसे आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया है। अगला है कि जब किसी व्यक्ति को बर्खास्त करने अथवा पद से हटाने अथवा उसकी रैंक को कम करने, मतलब ऊपर पोस्ट पर था नीचे कर दिया गया है, सजा में वे भी शामिल है कि आपका डिमोशन कर दिया जाएगा, का अधिकार क्षेत्र रखने वाला प्राधिकारी यह निर्धारित करता है कि किसी कारण से जांच करना उचित रूप से व्यवहारिक नहीं है जिसे उस प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए अथवा क्या रखा गया। ये सब कुछ अपवाद हैं, इतने नियमों मत पढ़िए। मुख्य रूप से आपको क्या जानना था कि भाई मुख्य जो आर्टिकल हैं उसमें क्या कहा गया है। अपवादों मत पढ़िएगा क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता है कहीं भी, ना तो आपको लिखना होता है। सेना अधिनियम 1950 के कुछ प्रावधान को भी मैं बता देता हूँ क्योंकि ये जरूरी है आपके लिए जानना। इतना तो जानना जरूरी है कि क्यों बर्खास्त किया गया, कौन से प्रावधान के तहत बर्खास्त किया गया है। अगर शॉर्ट आंसर में पूछता है तो आप उसको वहां पर कर सकते हैं। भर्ती और सेवा की शर्तें, यह भर्ती की प्रक्रिया और सैन्य कर्मियों के लिए सेवा की शर्तों को निर्दिष्ट करता है जिसमें भर्ती, प्रशिक्षण व सेवानिवृत्ति की शर्तें हैं। किस किस की चीज़ें? भर्ती, प्रशिक्षण और सेवानिवृत्ति की तीनों शर्तें कहाँ पर हैं? तो सेना अधिनियम 1950 में वर्णित है ये। ओके, आगे देखिए क्या दिया हुआ है। अनुशासन व आचरण, सेना अधिनियम
सेना के अंदर डिसिप्लिन और आचरण, कंडक्ट दोनों की चीज़ें, अनुशासन बनाए रखने की विस्तृत रूपरेखा प्रदान करता है। इसमें कदाचार के लिए विभिन्न अपराधों व दंडों की रूपरेखा दी गई है, जिसमें अनधीनता, परित्याग, अवज्ञा, एक सैनिक के लिए अशोभनीय आचरण, ये सब कुछ शामिल है। किसमें? 1950 में। इसमें सेना के लिए डिसिप्लिन और कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो भी बनाया गया है। ओके, कोर्ट मार्शल एक प्रक्रिया होती है। कोर्ट मार्शल क्या होता है भाई? तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यह अधिनियम अपराधों के अभियुक्त सैन्य कर्मियों पर मुकदमा चलाने के लिए संयोजक कोर्ट मार्शल के लिए वैधानिक ढांचा उपलब्ध करवाता है कि कोर्ट मार्शल कौन करेगा, किसका हो सकता है, किन अपराधों में हो सकता है, उन सब चीज़ों के लिए। ओके, इस विभिन्न प्रकार के कोर्ट मार्शल को शामिल किया जाता है, जैसे जनरल कोर्ट मार्शल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल, समरी जनरल कोर्ट मार्शल। ये अलग अलग तरीके के कोर्ट मार्शल होते हैं, सेना का अदालत होता है। ओके, अगला है डिटेंशन। अब डिटेंशन क्या है भाई? तो यह अधिनियम कुछ परिस्थितियों में सैन्य कर्मियों को सेना के सुरक्षा अथवा अनुशासन के लिए खतरा माने जाने की परिस्थिति में हिरासत में लेने का प्रावधान करता है। सेवा अधिकरण, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम 2007 द्वारा सशस्त्र बल अधिकरण की स्थापना की गई, जो सैन्य मामलों से संबंधित अपील व याचिकाओं की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायिक निकाय है। विविध प्रावधान भी है। इस अधिनियम विविध प्रावधान शामिल हैं, जिनमें किसी साक्षी की सुरक्षा, न्यायाधीश अधिवक्ताओं की नियुक्ति और शपथ दिलवाने के नियम वगैरह भी शामिल हैं। तो डिटेंशन के लिए अलग बनाया गया है। कोर्ट मार्शल अलग अलग तरीके के होते हैं, कोर्ट अलग अलग तरीके का होता है। उसके साथ साथ देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, क्या कि जो राज्यपाल और महोदय और राष्ट्रपति महोदय के शक्तियों में जब अंतर हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पर सबसे बड़ा अंतर हम क्या पढ़ते हैं कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो क्या कर सकते हैं। तो सेना के कोर्ट मार्शल में अंतिम निर्णय कौन ले सकता है? तो राष्ट्रपति जी ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोर्ट मार्शल में किसी को सज़ा सुनाई गई है, तो उसको क्षमादान करने की भी शक्ति किसके तहत होती है? तो राष्ट्रपति जी के पास ही होती है। और हटाने की भी शक्ति किसमें होती है? तो राष्ट्रपति जी के पास ही होती है। राज्यपाल के पास कोर्ट मार्शल किए गए किसी अधिकारी को क्षमादान करने की शक्तियाँ नहीं होती है। ये भी ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि यही अंतर है जहाँ से जीएस में, पीटी में सवाल पूछे जाएंगे। वर्तमान में 2 त्रिसेवा कमांड हैं। तीनों सेवा को मिलाकर 2 कमांड बनाए गए हैं भारत में। 2 कमांड हैं जिसमें तीनों सेवा होते हैं, यानी कि नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, ये तीनों शामिल होते हैं इसमें। स्ट्रेटजिक फोर्सेज कमांड और अंडमान और निकोबार कमांड, ये 2 कमांड हैं। एक है स्ट्रेटजिक फोर्सेज कमांड SFC और एक है अंडमान निकोबार कमांड। यहाँ पर तीनों सेनाएं मिलकर काम करती हैं। ओके, जिसका नेतृत्व 3 सेवाओं के अधिकारियों द्वारा रोटेशन के आधार पर किया जाता है। जिसका नेतृत्व कौन करते हैं? तो तीनों सेवा के अधिकारी बार बार रोटेशन के आधार पर करते हैं। कुछ दिन के लिए एक अधिकारी करेगा, एक सेवा का आर्मी का ऑफिसर हो सकता है, कुछ दिन के लिए फिर नेवी का ऑफिसर होगा, फिर कुछ दिन के लिए एयरफोर्स का ऑफिसर होगा। ओके, SFC रणनीतिक बल कमान देश की परमाणु संपत्तियों की डिलीवरी, देखिए किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर, और परिचालन नियंत्रण की देखभाल करता है। इसे वर्ष 2003 में बनाया गया था, क्योंकि इसकी कोई विशिष्ट भौगोलिक जिम्मेदारी व निर्दिष्ट भूमिका नहीं है, इसलिए यह एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड में नहीं बल्कि एक एकीकृत कार्यात्मक कमांड के रूप में कार्य करता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी इसके ऊपर। परमाणु संपत्ति अगर इधर से उधर जा रहा है, कोई परमाणु हथियार हो या परमाणु संपत्ति कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ों को डिलीवरी इधर से उधर करने का काम किसका होता है? तो स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड का होता है। ये थिएटर कमांड में भी शामिल नहीं है। बहुत ही विशिष्ट तरह के कमांड बनाए गए हैं। इसमें कोई मेजर था जिसने इस तरह की हरकतें की हैं, शामिल था, और तभी उसको हटाया गया है। तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए समझ सकते हैं कितने बड़े स्तर पर ये आदमी खतरा हो सकता था। तो ये न्यूज़ था आपके लिए मेन मुख्य न्यूज़। अब आगे चलते हैं, अगला न्यूज़ देखते हैं क्या है। अब अगला ओपेक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। देखिए न्यूज़ क्या है कि सऊदी अरब रसिया टू कंटिन्यू ऑयल कट। देखिए आपको एक चीज़ मैं समझाता हूँ, समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे, आसान है ये। क्या है कि रूस और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, तो रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध लग गए, दुनिया भर से प्रतिबंध लग गए कि व्यापार नहीं कर सकता वगैरह वगैरह, बहुत सारे ढेर सारे प्रतिबंध। जो देश रूस से व्यापार करना चाहें उनके ऊपर भी प्रतिबंध लग गया। और रूस के पास सबसे बड़ा संसाधन किस चीज़ का? तो तेल और गैस का। उसमें भी सबसे ज़्यादा किसका? तो गैस का। सबसे ज़्यादा गैस किसको बेचता है? यूरोप को। किसको बेचता है? तो यूरोप को बेचता है, और भारत को भी बेचता है बहुत ज़्यादा। तो अब देखिए हुआ क्या, रूस को चाहिए था कि भाई गैस और तेल जो है वो हल्का सा महंगा हो जाए, थोड़ा सा तो महंगा हो ही जाए। लेकिन अमेरिका चाहता था कि ओपेक जो है, ओपेक नामक संगठन, वो क्या करे? वो तेल का उत्पादन बढ़ा दे। किसी चीज़ का अगर सप्लाई बढ़ जाएगा
सप्लाई बढ़ जाएगा, डिमांड उतना ही है, तो वो चीज़ सस्ती हो जाएंगी कि महंगी हो जाएंगी, आप मुझे बताइए। मान लीजिए खूब सारा आम का उत्पादन हो गया, ये अभी का मौसम ले लेते, खूब सारा आलू का उत्पादन हो रहा है, खूब सारा उत्पादन हो गया, मान लीजिए, या अभी धान का खूब उत्पादन हो जाए, तो उसका दाम क्या होगा? कम हो जाएगा। और अगर उसका उत्पादन कम हो जाए तो उसका दाम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ओपेक को अमेरिका ने बोला था, सऊदी अरब को बोला, और जितने तेल उत्पादक देश हैं उनको बोला गया था कि भाई साहब ऐसा करो, तेल का उत्पादन ज़्यादा करो। लेकिन सऊदी अरब ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया बहुत पहले से। ये मैं 2021-22 का न्यूज़ बता रहा हूँ आपको। उसने इग्नोर किया और साथ ही साथ उसने क्या किया? तेल के उत्पादन में कटौती कर दी। सही सुन रहे हैं आप? उस समय भी की थी और फिर से अभी भी कर रहा है। और ओपेक प्लस ये क्या होता है इसको भी समझेंगे हम लोग। ओपेक क्या होता है, ओपेक प्लस क्या है, इसको समझेंगे। सऊदी अरबिया रसिया कंफर्म ऑन संडे दैट दे वुड कंटिन्यू विथ एडिशनल वॉलेंट्री ऑयल आउटपुट कट्स अंटिल द एंड ऑफ द ईयर टू कंसर्न ओवर डिमांड इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह वगैरह। देखिए ये सब चीज़ें बोल रहे हैं ये लोग कि हम साल के अंत तक अभी तेल के उत्पादन कटौती करेंगे, जिससे क्या होगा? तेल का दाम बढ़ेगा। तेल का दाम बढ़ने से क्या होगा? उनको आमदनी ज़्यादा होगी। रूस को इनडायरेक्टली फंडिंग मिलेगी किसके लिए? तो युद्ध लड़ने के लिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब चक्र क्या है, तेल का उत्पादन बढ़ने और कम होने से कहाँ कहाँ पर क्या असर पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं कि ओपेक क्या है, क्योंकि तेल का उत्पादन कम और ज़्यादा होता रहता है। ओपेक को जानना जरूरी है आपके लिए, ओपेक प्लस को जानना जरूरी है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संगठन है आपके लिए। ओके, चलिए देखते हैं। ओपेक प्लस द्वारा अतिरिक्त उत्पादन कटौती की घोषणा की गई है। और देखिए, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, और उसके सहयोगियों, जब ओपेक के सहयोगी जो देश हैं जिसमें रूस शामिल है उनको जोड़ देते तो ओपेक प्लस के रूप में जाना जाता है, ने बाजार में स्थिरता का समर्थन करने तो अपने तेल उत्पादन 1.16 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कमी की घोषणा की, और ये कटौती की घोषणा इन्होंने कर दी है। पृष्ठभूमि क्या है? रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद तेल की कीमतें अत्यधिक बढ़ गई हैं। वैश्विक बैंकिंग संकट की चिंताओं के कारण मार्च 2023 में 70 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल की गिरावट के साथ कीमतों में उतार चढ़ाव रहा। पिछले महीने से पिछले महीने भी शामिल देश कौन कौन से हैं? तो अभी तक सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस व गैबोन ने स्वैच्छिक तेल उत्पादन कटौती की घोषणा की है। बहुत सारे देशों ने की है। कुछ ओपेक प्लस सदस्य पहले से ही उत्पादन क्षमता की कमी के परिणाम स्वरूप सहमत मात्रा से काफ़ी कम निकासी कर रहे हैं। इनके हाथ में होता है पूरे दुनिया का ऊर्जा। कैसे? यही तो इनका डोमिनेंस है, जिससे भारत भी प्रभावित होता है। तेल की जब तब मर्जी कटौती कर देते हैं, जब तब मर्जी तेल का उत्पादन बढ़ा देते हैं। इनके मर्जी पर चल रहा है। चूँकि तेल पर पूरे दुनिया की डिपेंडेंसी है, इसलिए आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। इसका सबसे अच्छा समाधान क्या है कि ऊर्जा में आत्मनिर्भर हुआ जाए। जैसे तैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ऊर्जा में जिस दिन आत्मनिर्भर हो गए उस दिन ओपेक जो है ये किलो के भाव से बिक जाएगा, क्योंकि इसके पास और कुछ है ही नहीं। तेल उत्पादन और स्वैच्छिक कटौती का प्रमुख संभावित प्रभाव क्या पड़ेगा? अब प्रभाव को ही आपको जानना पड़ेगा। प्रभाव मैंने आपको कुछ समझाया भी है। प्रभाव ऐसी चीज़ें होती हैं जो लिखने से ज़्यादा आपको क्या करना पड़ता है? चिंतन करना पड़ता है, बैठकर सोचना पड़ता है कि भाई इसका क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। सोचिए 1-2 पॉइंट, हो सकता है आप पहली बार में 4 ही सोच पाएँ, लेकिन लिखिए उसको कॉपी पर कि भाई भारत का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बिगड़ सकता है, हमें इंपोर्ट पर ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है, और क्या हो सकता है? पूरे दुनिया में तेल को लेकर जो महंगाई है वो बढ़ सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति बढ़ सकता है पूरी दुनिया में। तो ये सब चीज़ें आपको खुद से सोचनी चाहिए, इसमें कोई बताने की चीज़ थोड़ी ना है ना। चलिए देखते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका का प्रभाव, यह कदम अमेरिका के लिए काफ़ी हानिकारक होने की संभावना है, क्योंकि अमेरिका निरंतर इस संगठन से तेल उत्पादन वृद्धि करने की मांग करता रहता है। गैर ओपेक देशों पर प्रभाव, उत्पादन और कटौती का तेल के निर्यात पर निर्भर रहने वाले गैर ओपेक देशों पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। भारत पर प्रभाव, भारत अपने कच्चे तेल की ज़रूरतों का 85% हिस्सा आयात करता है। उत्पादन घटने के कारण कीमतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप तेल आयात का बिल जो है वो बढ़ जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमें दिक्कत देखने को मिल सकती है। आयात बिलों में वृद्धि से न केवल मुद्रास्फीति, अभी मैंने इन्फ्लेशन की बात की थी, चालू खाता घाटा, जो आपका चालू खाता घाटा होता है, राजकोषीय घाटा में वृद्धि होगी, बल्कि डॉलर के मुकाबले रुपए कमज़ोर होने के साथ शेयर बाजार में भी काफ़ी प्रभावित हो सकता है। निवेश सूचना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार कच्चे तेल की कीमतें प्रत्येक $10 प्रति बैरल की वृद्धि पर चालू खाता घाटा 14 से 15 अरब डॉलर
जीडीपी के 0.4% तक बढ़ जाता है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसानदेह होता है हमारे लिए तेल का दाम बढ़ना। ओपेक प्लस क्या है भाई? ओपेक 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी, वेनेजुएला जैसे संस्थापक सदस्यों द्वारा स्थापित ओपेक का वर्तमान विस्तार हुआ तथा अब 13 देश इसके सदस्य हैं। ये सदस्य देश हैं अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला। अब आप क्या करेंगे, कॉन्टिनेंट वाइज इनको बांटिए कि ये किस किस कॉन्टिनेंट के कितने देश इसमें शामिल है। आप मुझे ये बताइए, यूरोप के कोई देश दिख रहा है क्या आपको? इसमें दिख रहा है तो मुझे बताइए, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूरोप में है इसका हेडक्वार्टर। कहाँ? तो मुख्यालय वियना में, ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया। ओके। ओपेक विश्व के कच्चे तेल का लगभग 40% उत्पादन करता है। इसके सदस्यों का निर्यात वैश्विक पेट्रोलियम व्यापार का लगभग 60% है। वैश्विक पेट्रोलियम निर्यात का 60% हिस्सा इसके सदस्य लोग कवर करते हैं, इसीलिए इतना चौड़ में रहता है ये संगठन। ओपेक वर्ष 2016 में अन्य 10 संबद्ध प्रमुख तेल उत्पादक देशों को शामिल करने के साथ ओपेक को ओपेक प्लस के रूप में जाना जाता है। 10 और भी देश थे जिनको शामिल किया गया और उनको ओपेक प्लस कह दिया गया। ओपेक प्लस देशों में 13 ओपेक सदस्य देश तथा उसके अलावा अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनोई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, ओपेक प्लस, दक्षिणी सूडान व सूडान शामिल हैं। ये सब ओपेक प्लस में शामिल हैं। उद्देश्य क्या है इनका? तो पूरे दुनिया को तेल के नाम पर ब्लैकमेल करना। अगर साधारण भाषा में उद्देश्य बताऊं तो बस वही है। इस संगठन का उद्देश्य अपने सदस्य देशों के पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना है तथा उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम की कुशल आर्थिक व नियमित आपूर्ति, उत्पादकों की स्थिर आय, पेट्रोलियम के उद्योग में निवेश, पूंजी पर उचित रिटर्न सुनिश्चित करना, बस यही इनका काम है। तो ओपेक के बारे में पता चल गया। ये देखिए इनका मैप। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि उत्तरी अमेरिका का कौन सा देश शामिल है भाई? ये बताओ कि यूरोप का कौन सा देश शामिल है भाई? ये बताओ कि एशिया के कौन कौन से देश शामिल हैं इसमें? तो ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है, यही तो देश शामिल है ना। और यहाँ पर यूएई भी शामिल है। ओपेक प्लस में मलेशिया भी शामिल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओपेक के देश हैं। ओपेक प्लस लेंगे तो ये रूस भी शामिल हो जाएगा इसमें। यहाँ पर भी अजरबैजान वगैरह वो भी शामिल हो जाएगा। ये सूडान और ये सूडान है, सॉरी ये सूडान है। ये दोनों देश सूडान जो हैं ये भी शामिल हो जाएंगे। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसका मैप जरूर ध्यान में रखिएगा। और कुछ ध्यान में रहे ना रहे, ओशनिया का क्या कोई कंट्री शामिल है क्या? ओशनिया का नहीं शामिल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला न्यूज़ जो है ये ऑनलाइन जुआ से संबंधित है, ऑनलाइन बेटिंग से संबंधित है। प्लेटफॉर्म एक महादेव करके किसने ऐसा इस तरह का नाम रखकर इतना घटिया काम किया। महादेव बेटिंग ऐप था ऑनलाइन, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। और बहुत ही ज़्यादा खींचातानी चल रही है कि बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि इसमें कांग्रेस के बहुत सारे नेता वगैरह शामिल हैं इससे कमाई करने के मामले में। 508 करोड़ पेमेंट टू छत्तीसगढ़ सीएम बघेल। ईडी इसका जांच कर रही है। ईडी जांच कर रही है कि बघेल जो हैं उनको 508 करोड़ का पेमेंट किया गया है। तो ऑनलाइन जुआ क्या है? देखिए महादेव ऐप के बारे में तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि ऑनलाइन बेटिंग क्या होता है भारत में, किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। ऑनलाइन बेटिंग में और ऑनलाइन गेम में क्या अंतर होता है, तो इसको ज़रा सा देख लेते हैं हम लोग। देखिए कुछ दिन पहले का न्यूज़ है जिसमें भारत सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी या जुआ मंचों को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर कार्रवाई की थी और उन पर रोक भी लगाई थी। सरकार का पक्ष क्या है? सरकार ने पाया कि कुछ सट्टेबाज और जुआ मंच बाह्य मीडिया जैसे कि होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर, ऑटो रिक्शा ब्रांडिंग का उपयोग अपनी वेबसाइट व ऐप्स को बढ़ावा देने हेतु कर रहे हैं, इसलिए उनको बैन किया गया था। ऐसे विज्ञापन भ्रामक पाए गए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको पता भी होना चाहिए कि अनुरूप नहीं पाए गए हैं। इसके अलावा चूंकि सट्टेबाज और जुआ देश के अधिकांश हिस्सों में अवैध है, वे उपभोक्ताओं विशेष रूप से युवाओं और बच्चे हेतु वित्तीय और सामाजिक आर्थिक जोखिम उत्पन्न करते हैं। कौन सब चीज़? ये सब चीज़ें उत्पन्न करती हैं। सरकार ने विशिष्ट सट्टेबाजी मंच के प्रचार पर आपत्ति जताई है, जिसने लोगों को कॉपीराइट अधिनियम के प्रथम दृष्टया उल्लंघन में अपनी वेबसाइट पर खेल लीग देखने हेतु प्रोत्साहित किया गया है। अब ऑनलाइन जुआ और गेम होता क्या है भाई? तो ऑनलाइन जुए में पैसे या पुरस्कार जीतने के लिए खेल व घटनाओं पर दांव लगाकर इंटरनेट के माध्यम से जुआ गतिविधियों में भाग लेना शामिल होता है। इसे विभिन्न उपकरणों पर चलाया जा सकता है। इसमें नकदी के बजाय वर्चुअल चिप या डिजिटल मुद्राओं का उपयोग वगैरह शामिल है। ओके, वर्ष 2022 में वैश्विक ऑनलाइन जुआ बाजार का मूल्य 63.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। पूरी दुनिया जुआरी हो गई है, इतना ज़्यादा पैसा देख लें आप। और इसके वर्ष
2023 से वर्ष 2030 तक में 11.7% की CAGR से बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र सबसे बड़ा बाजार है। जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र है, अफ्रीका के पूर्वी कोस्ट से लेकर और प्रशांत महासागर तक का इलाका जो है, इसमें सबसे बड़ा बाजार है इसका, और 11.5% से ज़्यादा की रफ्तार से बढ़ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 12% से बढ़ रहा है ये। ऑनलाइन जुए के विभिन्न प्रकार हैं, जिसमें स्लॉट, ब्लैक जैक, रूलेट, खेल सट्टेबाजी, पोकर, लॉटरी जैसे कैसीनो गेम शामिल हैं। ये भारत सहित अधिकांश देशों में प्रतिबंध और कानूनों के अलग अलग स्तर के तहत विनियमित हैं, यानी कि रेगुलेट किया जाता है इनको। ऑनलाइन गेमिंग और जुए में अंतर को बता देता हूँ, फिर ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखिए, ऑनलाइन कानून के तहत गेमिंग और जुए के बीच अंतर इसमें शामिल कौशल के तत्वों पर निर्भर करता है। यदि किसी ऑनलाइन गतिविधि में कौशल की आवश्यकता नहीं है तो इसे जुआ खेलने के बजाय जुआ माना जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसलिए कानून के अनुसार अनुमत गेमिंग गतिविधियों के लिए कौशल की आवश्यकता होती है, जबकि जुआ गतिविधियां अवसर पर निर्भर करती हैं। तो यही दोनों मुख्य अंतर होता है। भारत सरकार इसको रेगुलेट करती है, विनियमित करती है कई सारे जगहों पर, और ये जो होता है इनके प्रचार प्रसार जो आपको ऑफलाइन में किए जाते हैं होल्डिंग्स वगैरह लगाकर, तो वो बैन होता है, वो प्रतिबंधित है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ओके, अगला न्यूज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2010 के बाद पहली बार कोई ऐसा संस्था भारत आ रही है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि अहेड ऑफ FATF रिव्यू सेंटर टेक्स मेजर टू इम्प्लीमेंट सजेशंस। FATF का रिव्यू होने वाला है। FATF कौन सी संस्था है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक संस्था है जिसको बनाया गया था। कब बनाया गया था ये सब कुछ देखेंगे हम लोग, क्या उससे जुड़ी हुई चुनौतियां, इन सभी चीज़ों को भी यहाँ देखेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले क्या जानना जरूरी है आपके लिए, FATF क्या कर रही है। The head of India's mutual evaluation by the Financial Action Task Force, the Union government has taken several measures to implement the intergovernmental मतलब कि मैं मुख्य रूप से आपको ये कह रहा हूँ कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, बहुत सारे मेजर को लागू कर रही है कि भाई FATF अगर भारत में जांच पड़ताल करती है, किन चीज़ों की जांच पड़ताल करती है, वो एक ही चीज़ देखती है कि कहीं उसका पैसा जो है आपका वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग फाइनेंसिंग में तो नहीं जा रहा है, इसी चीज़ का मेजर करती है वो। और ये मेजर करने भारत आ रही है तो ठीक है, आए वो। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें उसको बताना पड़ेगा कि भाई हमारे यहाँ कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो क्या क्या करती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी चीज़ों पर रोक लगाने का काम करती है, जो टेररिज्म के लिए फंडिंग जो होता है उसको भी रोकने का काम करती है, ये हम उनको बताएंगे। कौन कौन से एक्ट हमारे यहाँ काम करते हैं, किस प्रकार से हमारे देश में बैंक जो है वो इन चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। बैंक भी ये चीज़ देखते हैं कि उनका पैसा का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, उनके यहाँ जो बैंक के खाते रखे वो किस तरह के व्यक्तियों के हैं, ये सब कुछ हमें दिखाना पड़ता है। तो अब देखते हैं कि FATF क्या है, किस प्रकार से ये संस्था काम करती है। क्या ये एक मुख्य रूप से पूरी अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रभुत्व वाली एक संस्था है जो किसी भी देश पर बैन लगा सकती है, किसी भी देश को ब्लैक लिस्ट कर सकती है, या वाकई ये काम करती भी है टेररिज्म के लिए। कौन कौन सी ऐसी चुनौतियाँ हैं, इन्हीं सब चीज़ों को देख लेते हैं ज़रा ध्यानपूर्वक। देखिए यही है FATF का लोगो। क्या है? वित्तीय कार्रवाई कार्यबल। परिचय। FATF मनी लॉन्ड्रिंग व आतंकवाद वित्त पोषण निगरानी करता है, जिसकी स्थापना 1989 में G7 देश, अब यहाँ पर ये आपको पता चल गया 1989 G7 के जो देश हैं कि पेरिस में आयोजित बैठक में की गई थी। 1989 में G7 ग्रुप ऑफ 7 जो देश हैं, जिसमें कौन कौन शामिल है, तो एशिया से एक ही देश शामिल है, जापान। बाकी अधिकांशतः यूरोप और अमेरिका है, अमेरिका कनाडा है, और यूरोप के देश हैं जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, जापान भी शामिल है G7 में। पहले रूस भी शामिल था, G8 था, लेकिन उसमें से रूस को हटा दिया गया और अब ये G7 है। ओके, आगे देखिए क्या है। इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपायों की जांच व विकास करना है। अमेरिका पर 9/11 हमले के पश्चात 2001 में FATF ने आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के प्रयास को शामिल करने के लिए अपने जनादेश का विस्तार किया। उससे पहले केवल मनी लॉन्ड्रिंग पर यह काम करता था, लेकिन अमेरिका पर जब अटैक हुआ था, आपको याद होगा ट्विन टावर पर अटैक किया था ओसामा बिन लादेन ने, उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से इसमें आतंकवादी घटनाओं को भी शामिल कर दिया गया। अप्रैल 2012 में इसके सामूहिक विनाश के हथियार के प्रसार के वित्त पोषण का मुकाबला करने के प्रयासों को भी जोड़ा गया। 2012 में जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो एक फेक न्यूज़ फैलाया गया था इराक को ख़त्म करने के लिए अमेरिका के द्वारा, पूरे पश्चिमी देश और अमेरिका ने मिलकर, जितनी उनके मीडिया संस्थान दिखती, BBC से लेकर CNN से लेकर जितने बड़े बड़े, इन सब ने झूठ बोला कि इराक में क्या है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और इराक पर अटैक करके तबाह कर दिया था। ये मैं कहानी बता रहा हूँ बहुत पहले का। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, तो 2012 में
वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए भी अगर आप फंडिंग कर रहे हैं तो भी आप FATF में आ सकते हैं। ये भी एक नया उसमें शामिल किया गया किस्मत FATF में। आतंकवादी घटनाओं को 2001 के बाद से शामिल किया गया। शुरुआत में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनाया गया था इसको, बाद में इसमें वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को भी शामिल कर दिया गया। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का ये झूठ है ना गुरु, ये मीडिया के द्वारा आज तक का प्रचारित किया गया सबसे बड़ा झूठ है, जिसने लाखों इराकियों को मार दिया गया उसके बाद से। और चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन पश्चिमी देश और अमेरिका ने किया, इसलिए वो क्या आता है, मानवाधिकार का उल्लंघन उसको नहीं माना जाता है। मानवाधिकार का उल्लंघन तभी होता है जब किसी यूरोपीय या अमेरिकी व्यक्ति की जान जाती है, बाकी किसी के जान की परवाह इस दुनिया में लोग करते नहीं हैं। चलिए खैर छोड़िए उन सब चीज़ों को, थोड़ा सा अलग चला जाता हूँ मैं। FATF की अनुशंसा पढ़ लेते हैं। अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना, 1 वर्ष से भी कम समय में FATF ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए आवश्यक कार्रवाई की एक व्यापक योजना प्रदान करने के उद्देश्य से 40 सिफारिशों का एक सेट शामिल था। कब जारी किया इसने, तो 1990 ईस्वी में इसने एक जारी की 40 रूल रेगुलेशन, सीधी सी बात है, ओके, और कुछ नहीं था। वर्ष 2004 में FATF ने 9वीं विशेष सिफारिशें प्रकाशित की जो मनी लॉन्ड्रिंग व आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है जो मनी के आदान प्रदान के लिए लीगल चैनल है, बैंक है, RBI है, उसके इतर बिना लीगल चैनल के थ्रू आप एक देश से दूसरे देश में जब पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होता है वो, ओके, ये ध्यान में रखिएगा। और मनी लॉन्ड्रिंग क्यों किया जाता है भाई, अगर स्वच्छ पैसा होगा, स्वच्छ उद्देश्य के लिए जा रहा है तो वो लीगल चैनल के थ्रू जाएगा, बैंक के थ्रू जाएगा। लेकिन अगर आपका उद्देश्य सही नहीं है तो आप किसके थ्रू भेजेंगे, जांच पड़ताल ना हो इसके लिए, तो आप मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू भेज सकते हैं। आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के लिए सहमत अंतर्राष्ट्रीय मानकों को और मजबूत करते हैं। इस प्रकार FATF की कुल 40 + 9 49 सिफारिशें हो गई हैं, 49। 2012 में FATF ने अपनी सिफारिशों को संशोधित किया और WMD के प्रसार के वित्त पोषण जैसे नए खतरों से वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के प्रसार से निपटने के लिए भी इसका विस्तार किया गया। वर्ष 2012 में FATF ने अपनी सिफारिशों को संशोधित किया और उनका विस्तार भी कर दिया। दुनिया भर के 200 से अधिक न्यायालय, 9 क्षेत्रीय निकाय FATF सदस्य के वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से FATF सिफारिशों के लिए प्रतिबद्ध हैं। FATF का सत्र व अधिवेशन भी देखते हैं। FATF प्लेनरी, FATF के निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है, FATF प्लेनरी। प्रतिवर्ष 3 बार इसके सत्र का आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष 3 बार ये बैठते हैं और क्या करते हैं, तो ये इन चीज़ों का आयोजन करके देखते हैं कि भाई क्या क्या दुनिया भर में हो रहा है, ओके। जिस भी देश को अमेरिका का आशीर्वाद प्राप्त है वो FATF में कभी नहीं रहता है, ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में। जिस भी देश को अमेरिका का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, चुनौती जब लिखना हो तो इस तरह के पॉइंट लिखिएगा, आशीर्वाद वाले टर्म मत लिखिएगा, लिखिएगा कहीं ना कहीं इस पर और आरोप लगता है कि पश्चिमी देश और अमेरिका के प्रभुत्व वाली संस्था है ये, इसी तरह के सभ्य भाषा में लिखना है इसके चुनौती। FATF के सदस्य और पर्यवेक्षक 37 सदस्य शामिल हैं, 37, जो दुनिया भर के लगभग सभी हिस्सों के सबसे प्रमुख वित्तीय केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो दुनिया भर बड़े बड़े 37 देश हैं ना, इकोनॉमिक पावर, वो सब शामिल हैं। 39 सदस्यों में से 2 क्षेत्रीय संगठन भी हैं। अब क्या केवल देश ही इसके सदस्य हैं, नहीं, यूरोपीय आयोग व खाड़ी सहयोग परिषद, ये 2 ऐसे संगठन हैं जो कि इसमें शामिल है, FATF में शामिल है। FATF के सदस्य देशों में शामिल कौन कौन से, आप देखिए यहाँ पर ये सारे देश हैं, एक बार नज़र मार लीजिएगा इनमें से कौन कौन से हैं, अपने पड़ोसी देशों को भी देख लीजिएगा। अब भारत का क्या है भाई इसमें, तो भारत वर्ष 2006 में पर्यवेक्षक देशों की सूची में शामिल हुआ। वर्ष 2010 में FATF का पूर्ण सदस्य बन गया। भारत FATF के क्षेत्रीय साझेदार एशिया पैसिफिक ग्रुप व यूरेशियन ग्रुप का भी सदस्य है। किसमें, तो यूरोपियन का भी है और एशिया पैसिफिक ग्रुप का भी है। 2006 में इसका ऑब्जर्वर देश बना था और वो 2010 में इसका पूर्ण सदस्य बन गया। 2006 में ऑब्जर्वर, 2010 में पूर्ण सदस्य हम बन गए। पर्यवेक्षक, इंडोनेशिया FATF का एक पर्यवेक्षक देश है, ऑब्जर्वर देश है। कुछ महत्वपूर्ण संगठन जैसे FATF के साथ पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, एशियाई विकास बैंक, IMF, IOSCO, इंटरपोल, OECD, UNODC, ये सब क्या हैं, ये सब FATF में कहीं ना कहीं पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हैं। विश्व बैंक भी है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हैं। FATF के अध्यक्ष FATF प्लेनरी द्वारा अपने सदस्यों से में से नियुक्ति एक वरिष्ठ अधिकारी होता है और उन्हीं में से एक अधिकारी अध्यक्ष होता है। FATF प्लेनरी व संचालन समूह के बैठकों को बुलाता है, उनकी अध्यक्षता करता है। FATF सचिवालय की देखरेख भी करता है। FATF का प्रमुख प्रवक्ता है
और वैश्विक स्तर पर FATF का प्रतिनिधित्व भी कौन करता है? तो इसका अध्यक्ष ही करता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 1 जुलाई से शुरू होता है और पद संभालने के 2 वर्ष बाद 30 जून को समाप्त हो जाता है। टी राजा कुमार सिंगापुर FATF के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जिन्हें जुलाई 2022 में पदभार संभाला था। भारतीय मूल के हैं ये, लेकिन सिंगापुर के निवासी, सिंगापुर का नागरिक हैं। टी राजा कुमार इनका नाम है, FATF के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। FATF का सचिवालय कहाँ पर है भाई? तो इसका पेरिस में OECD के मुख्यालय में ही काम करता है। ये OECD का आपने सुना होगा नाम, OECD का मुख्यालय पेरिस में है, उसी में काम करता है कौन? FATF। सचिवालय FATF सदस्यता और वैश्विक नेटवर्क के मूल कार्य का समर्थन करता है। FATF सचिवालय और अन्य सेवाओं के लिए धन FATF वार्षिक बजट द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें सदस्य देश जो है वो योगदान करते हैं। जिसने 31, 32, 33, 34 जितने भी देश हैं, 37 देश हैं, वो सब चंदा इकट्ठा करते हैं। चंदा इकट्ठा करके, चंदा का मतलब मैं कह रहा हूँ फंडिंग करते हैं। किसको? तो FATF को फंडिंग करता है और उसी से इसका काम धाम चलता है। FATF की ग्रे और ब्लैक लिस्ट क्या है? अब यही सबसे ज़्यादा आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान तक इसमें शामिल होते रहते हैं। उनका इनमें स्वागत किया जाता रहता है बार बार, कुछ सालों पर तो आते रहते हैं वो। FATF प्लेनरी, FATF का निर्णय लेने वाली निकाय को FATF प्लेनरी कहा जाता है, कि निर्णय करने वाले देशों की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए प्रतिवर्ष 3 बार फरवरी, जून व अक्टूबर इसके सत्र का आयोजन होता है। 3 बार साल में बैठकर ये मूल्यांकन करते हैं किस चीज़ का? तो कहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो रही है। धन शोधन रोधी और आतंकवाद के लिए वित्त पोषण, कि भाई टेररिज्म को फंडिंग ही ना दिया जाए तो टेररिस्ट जिंदा कैसे रहेंगे? इसी का जांच परख किया जाता है कि भाई फंडिंग ही मत करो, इनका कहीं भी फंडिंग ही मत होने दो। ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के किसी देश को FATF द्वारा अनुशासित कार्यों को पूरा करना होता है। उदाहरण के लिए आतंकवादी समूहों से जुड़े व्यक्तियों की संपत्ति को जब्त करना वगैरह ये सब काम करते हैं। अगर FATF प्रगति से संतुष्ट है, मान लीजिए FATF ने पाकिस्तान को रखा है, मान लीजिए पाकिस्तान को रखा है किस में? तो ग्रे लिस्ट में रखा है या ब्लैक लिस्ट में रखा है। उसके बाद FATF क्या करती? पाकिस्तान को कार्यों की सूची देती कि भाई ये सब काम अगले 1 साल में हो जाने चाहिए, तब जाके आपकी क्या बनेगी? उम्मीद बनेगी कि आप इस लिस्ट से बाहर आ पाओगे। ये सब काम अपने देश में लागू करो, बैंक खातों को रेगुलेट करो, कौन कहाँ पर पैसा जा रहा है वो चीज़ देखो, मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी कानून बनाओ, मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी एजेंसी बनाओ जो इसकी जांच करे, तब जाके हम आपको इसमें से निकालेंगे। फिर हम ये भी जांच करेंगे आपने सही से कार्य किया है कि नहीं किया है, तब जाके हम क्या करेंगे? आपको इस लिस्ट से बाहर निकालेंगे। जो भी देश इस लिस्ट में शामिल हो जाता है, जैसे ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट, उनको दुनिया भर से निवेश मिलना भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि निवेशक को ये डर होता है कि उनका पैसा किसके लिए उपयोग हो सकता है? तो फंडिंग के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के लिए, गलत काम के लिए उनका पैसा उपयोग में लाया जा सकता है। इसलिए निवेशकों पर भी FATF कार्रवाई कर सकती है, इसलिए निवेशक उस देश में जाने से डरते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा FATF ब्लैक लिस्ट होने का क्या तात्पर्य होता है। जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित स्थल माना जाता है, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। सुरक्षित स्थल यह उस देश के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करता है कि उसे ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। अगर ग्रे लिस्ट में है तो अगर आपने सही से काम नहीं किया तो आप कल को ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं। ब्लैक लिस्ट में उन असहयोगी देशों या क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जो आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि का समर्थन करते हैं, उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। अभी तक ईरान, उत्तर कोरिया, म्यांमार 3 देश ब्लैक लिस्टेड हैं। अब आप इन देशों को देखिए जरा, क्या यही आतंकवादी को फंडिंग करते हैं? क्या कतर जैसे जो देश हैं जो दुनिया में सबसे बड़े फंडिंग करते हैं आतंकवादियों को, उनको कभी शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि अमेरिका से अच्छे रिलेशन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 में म्यांमार में तख्तापलट के बाद सैन्य नेतृत्व की कार्रवाई के कारण उसे इस सूची में शामिल किया गया। FATF की सूची में सूचीबद्ध होने का परिणाम क्या होता है? IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB से संबंधित वित्तीय संस्थान से आर्थिक प्रतिबंध लग जाता है। ना तो IMF आपकी मदद करेगा, ना तो वर्ल्ड बैंक, ना तो एशिया डेवलपमेंट बैंक जो है वो आपकी मदद करेगा। वित्तीय संस्थान और देश से ऋण प्राप्त करने में भी आपको समस्या होगी, आप ऋण भी नहीं प्राप्त कर सकते। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा। कोई आपके यहाँ ना तो निवेश करेगा, ना तो पैसा लगाए, कुछ नहीं करेगा आपके यहाँ अगर आप इस लिस्ट में शामिल हो गए। भारत और पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्टिंग, हाल ही में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्टिंग में किया था, उसके बाद से वो ग्रे लिस्ट में था, अब तो बाहर भी आ गया है। FATF से जुड़े मुद्दे क्या है? देशों की क्षमता की कमी और पर्याप्त परिचालन संसाधन, FATF मानकों कार्यान्वयन में जटिलताएं हैं, और क्या है? और कुछ नहीं है, बस खत्म अपना कहानी। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं तक था। बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है। बिहार स्पेशल में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं था, नहीं तो मैं आपको बताता। कैसा लगा है आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। FATF के बारे में डिटेल बताया, क्यों आए दिन चर्चा में रहता है ये, इससे जुड़ी हुई चीज़ें पूछी जा सकती हैं करंट अफेयर में करके, कि ब्लैक लिस्ट किया जाता है तो क्या हो सकता है, कौन कौन से संगठन इसमें शामिल हैं दुनिया के, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।